नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए ज्वालामुखी के गर्भ से उपन्यास का द्वितीय अध्याय। लेखिका मालती जोशी। मैं और हरि भैया निश्चय कर चुके थे कि घर वालों के विरोध को ताक पर रखकर भैया के विवाह में अवश्य भाग लेंगे, पर उन्होंने हमारे इस निश्चय पर पानी फेर दिया। इस बार भी उन्होंने विवेक का पल्ला नहीं छोड़ा था। शादी की सूचना तब मिली जब 8 दिन ऊपर हो चुके थे। सूचना क्या थी? अच्छा खासा पार्सल था मेरे और हरि भैया के लिए। 2 कलाई घड़ियां थी HMT की, जिनके पीछे लिखा था भाभी की ओर से, और 7 दर्जन भर लड़कियों की तस्वीरें थी जो समय समय पर यहाँ से भेजी गई थी। भैया की सख्त हिदायत थी कि सारी तस्वीरें सही पतों पर वापस भेज दी जाए। माँ और मौसी को अब इन कामों में कोई रस नहीं रह गया था, इसलिए यह दिलचस्प काम हम ही लोगों के सिर पर आ पड़ा। एक सुबह चाय की मेज पर ही हमने इस वापसी अभियान का शुभारंभ कर दिया। डाइनिंग टेबल का काला टॉप किसी एल्बम की तरह लग रहा था। हरि भैया बिखरे हुए फोटो में से एक एक चुनकर नाम और पते मिलाते जाते और मैं लिफाफों पर बड़े बड़े अक्षरों में उन्हें लिखती जा रही थी। आखिरी लिफाफे को सील बंद करते हुए हरि भैया बोले, और 2-1 साल बाद हमारी मीता की फोटो भी इसी तरह जगह जगह भेजी जाएगी और इसी तरह लौटाई भी जाएगी। मैंने उनका वाक्य पूरा करते हुए कहा। लौटाकर तो देखे कोई, तबीयत दुरुस्त कर दूंगा। और उन्होंने एक काल्पनिक मुक्का हवा में उछाल दिया। अरे वाह, कोई जबरदस्ती है। मान लो तुम्हारे पास कोई 10-20 फोटो आ गए तो क्या सबसे शादी करोगे? नहीं, शादी तो खैर एक से ही करूंगा, पर तस्वीरें सब संभाल कर रख दूंगा। बीवी ने जरा आकड़ दिखाई कि अपना एल्बम दिखाकर कहूंगा कि देवी जी देखो, श्रीमान हरिप्रसन्न शर्मा की अर्धांगिनी बनने के लिए कितनी बालिकाएं ललायित थी। तब तो और भी उसकी पांव जमीन पर नहीं पड़ेंगे कि इतनी सारी लड़कियों में से उसे चुना गया है। मैंने कहा, वायरी क्यों मन पे लड्डू फोड़ रही है? साबुत हाथ पांव की एक ही मिल जाए तो भाग समझना, 10-20 तो क्या आएंगी अपने दरवाजे। मौसी की बात से हमारी हंसी मुंह में ही जम गई। माँ भी नाराज हो गई, बोली, छोटी तू जब करेगी उल्टी बात ही करेगी। कोई मेरा लल्ला लंगड़ा लूला है जो लड़की नहीं मिलेगी? और उन्होंने हरि भैया के गोरे गुबरैले चेहरे की बलाई ले ली। लंगड़े लूले की क्या शादी नहीं होती जीजी? शादी होना और बात है और अच्छे खानदान से रिश्ता होना और बात। लड़की वाले घर देखते हैं, घराना देखते हैं। कोई हमारे माँ बाप की तरह लड़की को घूरे पर नहीं फेंक देता। पूजा घर से मौसा जी का गुरु गंभीर स्वर कुछ ऊंचा ही आने लगा था। गणपति अथर्व शीश का ओट लेकर वे मौसी के व्यंग्यवानों से बचना चाहते थे। उनकी यह जानी पहचानी आदत थी, पर कितना बच पाते थे वे ही जाने। टेबल पर सारा सामान यूं ही बिखरा छोड़कर हरि भैया उठकर चल दिए थे। माँ कह रही थी, पैसे से ही क्या सब सुख मिल जाते हैं छोटी? मुझे देख कितना दुख छाती में छिपाए बैठी हूँ। पति तो भाग्य ने छीन ही लिया, बेटे को पता नहीं कौन कहाँ की लड़की मोह कर ले गई। अब इस घर को और घराने को ओढ़ूं या बिछाऊं? तेरे साथ तो तेरा सब कुछ है, उसकी बदौलत सिर उठाकर चल सकती है। फिर क्यों उस देवता आदमी की आत्मा जलाती है? मेरी आत्मा जलेगी तो मुंह पर बात आएगी ही। राजकुमार सा मेरा लड़का किसी लायक नहीं बन सका। लोग बाग बस ठाकुर जी के आगे घंटों घंटी बजाना ही जानते हैं। इतनी खींच, इतनी ऊब हो आई मुझे, पता नहीं इन दोनों बहनों को अपने दुखों से इतना लगाव क्यों है। खुद भी रोएंगी और साथ वाले की जिंदगी भी जहर करके रख देंगी। पूजा घर से अब विष्णु सहस्त्रनाम सुनाई दे रहा था। हरि भैया चलिए घर घर की कहानी दिखाएं, वीना कह रही थी, खूब अच्छी पिक्चर है। मैंने आंधी की तरह उनके कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, अपने घर की कहानी से तो क्या अच्छी होगी? वे पुस्तक पर आंगड़ा ही विषण स्वर में बोले, बेकार की फिलॉसफी मत झाड़िए, चलिए ना। लौटते हुए कविता के यहाँ से होते आएंगे, मुझे अपनी कॉपियाँ लेनी है। मेरी सहेलियों के नाम से खिल उठने वाला उनका चेहरा वैसा ही सख्त बना रहा। वे पूर्ववत पुस्तक के पन्ने पलटते रहे। अरे चलिए भी, हमारे साथ कोई नहीं है, इसी से इतनी खुशामद कर रही हूँ। आप साहब ज़्यादा ही स्कॉलर बनने जा रहे हैं। और मैंने पुस्तक छीनकर फेंक दी। मैं कोई तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ जो हर जगह तुम्हारे साथ चिपकता फिरूं? प्लीज़ मेरे कमरे से दफ़ा हो जाओ। ये आंखें, यह चेहरा, ये आवाज़,
चाहिए तो था कि क्रोध से मेरा तन बदन जल उठता, पर विस्मय और दुख से भर कर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें निहारती ही रह गई। किसी तरह अपने को ठेलकर दरवाजे तक ले तो गई, पर उतनी देर बाद उस जाने में कोई प्रतिष्ठा नहीं रह गई थी। सॉरी मीता, मैं अनचाही ठिठक कर रह गई। मुझे बहुत अफसोस है मीता, इस तरह तुम्हें जलील करने का मुझे कोई हक नहीं था। इस कमरे पर मेरा अधिकार ही क्या है? यह कमरा, यह घर, ये सब तो तुम्हारा है। हम तो केवल क्या हैं हम लोग, यही समझ ही नहीं आता। नौकरों की भी तो अपनी कुछ औकात होती है, लेकिन हम तो सिर्फ पैरासाइट्स हैं। सॉरी होना क्या इसे ही कहते हैं। उसके बाद वहां रुकना संभव ही नहीं था। सीधे अपने कमरे में आकर बिस्तर में पड़ी रही। दुख, अपमान, रोष, ममता, सब का सब सिमट आया था मन में। 3-4 साल पुराना एक प्रसंग याद आ गया। हरी भैया का हायर सेकेंडरी का परिणाम आया था। बेचारे जनता क्लास में पास हुए थे। माँ कह कहकर हार गई, पर मौसी ने ₹1.25 के लड्डू भी नहीं बांटे। 2 साल पहले ही मनीष भैया के पास होने पर मिठाई, पार्टी और बधाई पत्रों की कितनी धूमधाम लगी रही थी। भैया मेरिट लिस्ट में चौथे नंबर पर आए थे। उसके मुकाबले में हरी भैया का परिणाम सचमुच फीका था, पर मौसी के व्यंग्यवानों ने तो उसे करुण ही बना दिया था। आखिर माँ ने ही डांटा था, चुप कर छोटी, तेरी बातों से तंग आकर लड़का कहीं नदी कुआं पर कर बैठेगा तो जिंदगी भर रोती रहेगी। तब कहीं मौसी का अनवरत भाषण समाप्त हुआ था। शाम की आरती के बाद मौसा जी ने मुझे पूजा घर में बुलाकर मेरे हाथ पर 2 पेड़े रखे थे। ये मेरे बेटे की पास होने की मिठाई है बिटिया। गरीब आदमी हूं ना, ज़्यादा जश्न तो नहीं मना सकता। 7वीं 8वीं क्लास की बेवकूफ़ सी लड़की थी मैं। उनकी बात का मतलब नहीं समझ सकी, पर उनकी आंखों की पीड़ा, उनके स्वर का वात्सल्य मुझसे छिपा नहीं रहा। वह थोड़ी सी मिठाई लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी रही। बहुत रात गए लौटे थे हरी भैया। आकर छत पर अपने बिस्तर पर चुपचाप लेट गए थे। मैंने दबे पाए जाकर पेड़ा उनके मुंह में ठूस दिया। क्या है ये? वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। मिठाई है। किस बात की मिठाई? उन्होंने भरी हुई आवाज में पूछा। एक हमारे हरी भैया है ना, उनके पास होने की, मैंने शरारत से आंखें नचाकर कहा। कुछ क्षण वे चुप रहे, फिर बोले, किसने बांटी है? मौसी ने। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो। कैसे कहती? चुप रह गई। बाबूजी ने अपने ठाकुर जी को भोग लगाया होगा, ठीक है ना, और अपने नालायक बेटे के पास होने की खुशी में सिर्फ वे ही मना सकते हैं ना। और फिर एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा। क्यों आए थे तुम लोग यहाँ? क्या उतने बड़े अफ्रीका में तुम लोगों के लिए जगह नहीं थी? आते ही तुम लोगों ने मेरा घर, मेरी माँ, मेरा सुख, सब कुछ छीन लिया। छोटा सा घर था हमारा, पर उस घर में मैं राजकुमारों की तरह पलता था। उस समय मेरी हर इच्छा पर अम्मा बिच बिच जाती थी। उस समय मैं उनके आंखों का तारा हुआ करता था, और अब दुनिया में बस एक ही नाम रह गया है, मनीष मनीष मनीष। और पलंग की पाटी पर सिर रखकर वे सिसक सिसक कर रो पड़े। छोटी थी उस समय, पर नारी की सहज ममता ने उम्र का व्यवधान कब माना है। उनके आंसू सोख लिए थे मैंने, उनका दर्द बांट लिया था। तब से उनकी हर व्यथा को अपने संपूर्ण संवेदन के साथ जीने की जैसे मेरी आदत हो गई थी, अधिकार हो गया था। और इस अनाम रिश्ते की पृष्ठभूमि पर आज उनका यह व्यंग कैसा कर गया, भीतर तक तिलमिला उठी मैं। दूसरे पहर में अपनी बुनाई लेकर छत पर बैठी हुई थी। हरी भैया पास आकर ऐसे बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं भी जानबूझकर 2 के उलटफेर में उलझी रही। मीता, मैटिनी तो अब शायद नहीं मिलेगा, फर्स्ट शो में चलोगी? नहीं, रहने दीजिए। यानी कि नाराज हो गई, यही ना? ठीक तो है, इस घर में हर एक को नाराज होने का अधिकार है, सिवाय मेरे। नाराज होने की बात नहीं है हरी भैया, बस मूड नहीं रहा, मैंने कुछ तलखी के साथ कहा। वे चुप हो गए, फिर कुछ देर बाद बोले, अच्छा चलो नेहरू पार्क चलते हैं, वहाँ से लौटते हुए किशन के यहाँ चलेंगे। उसकी माँ तुम्हें बहुत याद करती है। आज रहने दो। अच्छा, तो तुम्हारी कविता के यहाँ चलते हैं, या फिर वह कौन है, अपर्णा सुपर्णा, उसके यहाँ आते हैं? कहा तो भाई कि मुझे कहीं नहीं जाना है, मैंने खींच कर कहा। वे फिर चुप हो गए। इस बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी असहायता उतर आई। मेरे रूठ जाने का दुख उन्हें साल रहा था, परंतु मुझे मनाने का कोई उपाय भी वे खोज नहीं पा रहे थे। उनकी उदास डबडबाई आंखों को मैं अधिक देर तक नहीं सह पाई। अपने स्वर को यथाशक्ति नरम बनाकर मैंने कहा, सच कहूँ हरिदा, आजकल किसी के घर जाने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं भी जाती हूँ तो तुलना में अपना घर उभर कर सामने आ जाता है। सोचती हूँ, इतने अभाव में, दुख में ये लोग कैसे खुश रह लेते हैं। दुनिया भर की मनुष्यत हमारे ही यहाँ क्यों है?
कविता की माँ 6 महीने से खाट पर पड़ी है। सुपर्णा का इतना बड़ा परिवार इतनी सी आय के सहारे चल रहा है। तुम्हारे किशन के यहाँ 3-3 अनब्याही बहनें बैठी हुई हैं, फिर भी उन लोगों के यहाँ कुछ ऐसा है जो मन को बांध लेता है। जाती हूँ तो लौटने की इच्छा ही नहीं होती, और यहाँ तो हरदम भाग जाने का मन होता है। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यह कोई रहने की जगह थोड़ी है, यह तो कब्रिस्तान है। यहाँ आदमी नहीं रहते, उनकी छाया रहती है। अपने आप को दफनाकर उन पत्थरों की तरह जड़ी हुई छाया भर है। छी, क्या नवकवियों जैसी उपमाएं दे रही हो। क्या इससे अच्छी कोई बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आती? मैं कॉमर्स का विद्यार्थी, उपमा उत्प्रेक्षा क्या जानूं, जैसा सोचता हूँ कह डाला। पर तुम जानती हो मीता, कब्रिस्तान में भी कभी कभी कोई प्यारा सा पेड़ उगाता है, अपने सिर पर ढेर सारे खुशबूदार फूलों का मुकुट धारण किए हुए। यह अनोखा पेड़ वातावरण की उदासी को सुगंध में भिगोता रहता है। इस पेड़ का नाम जानती हो? मैंने प्रश्नार्थक दृष्टि से उन्हें देखा। उनकी आंखों में उस फूल का नाम पढ़ लिया। इसके बाद भी रूठे रहना क्या संभव था? मीता, थोड़ी देर बाद वे बोले, तुम्हें वह जूनी कसेरा बाखलवाला का घर याद है? नहीं तो कभी कभी वह घर बहुत याद आता है। उस घर के साथ कितना क्या कुछ छूट गया। तुम्हें याद है मीतू, तुम लोग जब आए थे ना, तब दिन भर तुम कहा करती थी, यह घर गंदा है, हमें यहाँ नहीं रहना। मैं बहुत छोटी थी ना उस समय। मैंने अपराधी स्वर में कहा। हाँ, तुम बहुत छोटी थी, इसलिए मन की बात कह सकी। जो बात मनीष भैया और मौसी अनुभव करके रह जाते थे, वह तुम बेझिझक कह डालती। धीरे धीरे सबको लगने लगा कि वह घर छोटा है, गंदा है, अम्मा को भी। और तब से इस मनहूस कोठी से बंध गए हम। यह घर क्या शुरू से ही मनहूस लगता रहा होगा? मैंने विस्मय में भरकर कहा। क्या पता, तब इतना समझने की अकल कहाँ थी। इतना याद है, बाबूजी यहाँ नहीं आना चाहते थे। साल भर तक वे पुराने मकान का किराया भरते रहे, पर अंत में उन्होंने भी हथियार डाल दिए। वे मुझसे अलग होकर नहीं रह सकते थे। मैं अम्मा के बिना नहीं रह पाता था, और अम्मा, उनके लिए इतना बड़ा घर, इतने सारे नौकर, इतना ऐश्वर्य, इतनी हुकूमत छोड़ना बहुत कठिन हो गया था। वैभव की इस दौड़ में मैं और बाबूजी कब पीछे छूट गए पता ही नहीं चला। बाबूजी के पास तो फिर भी उनके ठाकुर जी हैं, लेकिन मैं क्या करूं? अपने निष्प्रयोजन जीवन का क्या करूं? तुम्हें क्या हो गया है आज? कैसी ऊटपटांग बातें कर रहे हो? जब से माँ की नज़रों में जो बेटा पूरे घर में गया बीता हो गया है, उससे अच्छी बातों की अपेक्षा की जा सकती है? हरी भैया बोले। ओह, अब समझी। सुबह वाली बात फांस की तरह चुभ रही है मन में अब तक। मैंने अपने स्वर में ढेर सी ममता उड़ेल कर कहा। मौसी की बातों का बुरा मानने चले तो हो चुका। दिन भर मातम ही मनाना होगा। जानते तो हो उनकी आदत। जानने से क्या पत्थर बना जा सकता है? हाड़ मांस का मनुष्य जितना सह सकता है उतना ही तो सह पाऊंगा। सच कहता हूँ मीतू, पढ़ते हुए भी कभी कभी इसी ख्याल से कांप उठता हूँ कि क्या होगा इतनी मेहनत का। अम्मा को खुश करने लायक परिणाम तो मेरा कभी नहीं बन सकता। तब फिर हफ्तों तक पुस्तक को हाथ लगाने की इच्छा नहीं होती। पुरुष जब भीतर से टूटने लगता है तो नारी का सहज स्नेह ही उसे संबल दे पाता है। इसी स्रोत से वह शक्ति ग्रहण करता है। नारी, चाहे वह माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, मित्र हो। कहाँ पढ़ा था यह वाक्य? किसी नाटक में, उपन्यास में, या भैया के पत्र में? कहीं भी पढ़ा हो, आज इस बेरा उसका स्मरण हो आना सार्थक हो उठाता। उस बार बीकॉम में हायर सेकेंडरी पाने पर जब मैंने उनका अभिनंदन किया तो बोले, अभिनंदन की असली हकदार तो तुम हो, परिणाम का सारा श्रेय तुम ही को जाता है। शनिवार की शाम को मैं हमेशा की तरह पूजा घर में बैठी सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। पैरों की आहट सुनकर सिर उठाया। मौसा जी नहाकर शाम की संध्या वंदना के लिए अंदर आ गए थे। मेरी उपस्थिति से निर्लिप्त होकर उन्होंने सूती धोती उतार खूंटी पर टंगी लाल रंग की रेशमी धोती पहनी। आसन लेने के लिए और मुड़े तो मुझे एकटक अपनी ओर देखते हुए पाया। अपनी छेप मिटाते हुए बोले, कहिए पंडितानी जी, क्या निरीक्षण हो रहा है? निरीक्षण यह हो रहा है कि अब इस पूजा वाली धोती का काफ़ी पहले रिटायरमेंट हो जाना चाहिए था। मैंने दबंग स्वर में कहा। एक बार और कायाकल्प कर दो इसका। अब की तनख्वाह मिलने पर पहला काम यही करूँगा, ठीक है ना? मैंने सिर हिला दिया। वे आसन पर बैठ गए। आचमन लेकर ध्यानस्थ होने को ही थे कि सहसा मुझे कुछ याद आ गया। मौसा जी, आज आपके वे तिवारी जी आए थे, गोरखपुर से किताबें मंगाई थी ना आपने, वे दे गए हैं। अच्छा,
कब लौटे लखनऊ से? कल ही आए थे और कह रहे थे शर्मा जी से कहना मेरी मिठाई तैयार रखें, दफ्तर में पार्टी दे देने से तो आप बच नहीं जाएंगे। एक शर्मीली मुस्कान उनके चेहरे पर तैर गई। अच्छा मौसा जी, दफ्तर में तो आपने प्रमोशन की पार्टी दे दी और हमें बताया तक नहीं। चाहिए तो था कि सबसे पहले घर में मिठाई आती। मैंने मुंह फुलाकर कहा। घर में बतलाने जैसी कोई बात नहीं थी बिटिया। मेंढक कितना भी फूल जाए, बैल बनने से तो रहा। दफ्तर का बाबू, प्रमोशन हो गया तो क्या, बहुत से बाद ओएस बनूंगा और क्या। हंसकर ही कही थी उन्होंने ये बात, लेकिन उसमें छलकती हुई व्यथा को मैंने पा लिया और मैं भी उदास हुई। सुख में हो या दुख में, मनुष्य को सबसे पहले घर ही याद आता है। कैसे जब्त कर पाए होंगे इतनी बड़ी खुशी को वे मन ही मन में। तिवारी जी बता रहे थे, दफ्तर में उन्होंने बहुत शानदार दावत दी थी। बाहर की दुनिया में जो इतना लोकप्रिय है, उसका अस्तित्व घर में इतना नगण्य क्यों है? मुझे तो कई दिनों तक यह भी नहीं पता था कि वे दफ्तर भी जाते हैं। उनके ऑफिस आने जाने को लेकर घर में कोई गहमा गहमी ही नहीं होती थी। जूनी केसरा बाखल वाले घर की एक धुंधली सी याद है कि मौसा जी बाहर से लौटे हैं तो मौसी ने आगे बढ़कर हाथ से झोला लिया है, उनके लिए चाय बनाई है, उनके लिए पान लगाया है। अब तो मौसी के पास इतना समय ही कहाँ है। मिश्रानी है, रामदीन है, वे ही सब देखभाल कर लेते हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे मौसा जी पौराणिक चित्रों के शिव की तरह लग रहे थे। ठाकुर जी के पास जलते हुए दीपक का मंद प्रकाश उनके सुदर्शन व्यक्तित्व को रहस्यमय बनाए दे रहा था। रहस्य में ही तो थे वे। कितना जानते थे हम लोग उनके विषय में। घर से बाहर की दुनिया में उनका क्या रूप था, कभी जाना ही नहीं। पिछली साल की एक बात याद आई। नया नया कॉलेज था, नई नई सहेलियाँ थी। सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी मधुलिका। श्रीनगर कॉलोनी में बड़ा सा बंगला था उसका। रोज गाड़ी छोड़ने आती थी, लेकिन बातचीत में अमीरी की जरा भी बू नहीं थी। बहुत जल्दी घुल मिल गई थी हम दोनों। 2-4 बार उसके घर हो आने पर मैंने उसे अपने घर पर भी आमंत्रित किया। 3-4 घंटे तक गपशप की महफिल जमने के बाद वह जाने को ही तो मैं फाटक तक उसे छोड़ने गई थी। उसी समय मौसा जी अपनी साइकिल लिए दफ्तर से लौट रहे थे। अच्छा, तो ये पंडित जी तुम्हारे यहाँ भी आते हैं? मधुलिका ने पूछा। कौन से पंडित जी? यही जो अभी अंदर गए। हमारे पीछे सर्वेंट्स क्वार्टर है ना, वहाँ हर रविवार को इनका चक्कर लगता है। खूब भक्ति ने जोड़ रखी हैं। 2-2 घंटे तक भविष्य बाँचते रहते हैं। यू नो, ही इज़ अ लेडी किलर। इससे ज़्यादा मुझसे सुना नहीं गया। मधु, ही इज़ माई, वे मेरे मौसा जी हैं। ज्योतिषी बहुत अच्छा जानते हैं और किसी से कुछ लेते भी नहीं। तुम तो जानती हो ऐसे लोगों के लिए हिंदुस्तान में भक्तों की कमी नहीं रहती। सॉरी नमिता, मुझे मालूम नहीं था, मधु ने झेपते हुए कहा। बात आई गई हो गई, पर जब भी मधु को देखती वही बात याद आ जाती। क्या वह सच कह रही थी? ऐसा होना असंभव भी तो नहीं। मनुष्य ही तो आखिर है वे। कहीं तो उनके अहम की तुष्टि होनी चाहिए। पत्नी द्वारा निरंतर लांछित और अपमानित व्यक्तित्व को कहीं तो सिर उठाने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं तो कोई जिएगा कैसे? बिटिया जी, मैंने चौंक कर कहा। पाठ कर रही हो ना? कर तो रही हूँ। आपने बीच में टोक दिया। तुम कर नहीं रही इसलिए टोका। पता है तुम कितनी देर से एक ही पन्ना खोले बैठी हो? आज मन ही नहीं लग रहा और मैंने रामायण बंद करके रख दी। मन अपने से लगता थोड़ी ही है, उसे तो कान पकड़कर लगाना पड़ता है। और उनकी इस बात पर हम दोनों ही हंस पड़े। बिटिया, वे एकाएक गंभीर होकर बोले। कहिए, अपना मन अच्छे से टटोल कर देखा है तुमने? तुम कहोगी तो अब भी सारा आयोजन उखाड़ कर फेंक सकता हूँ। बुराई जो भी आनी है मेरे सिर आएगी, तुम चिंता मत करना। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? यह मत सोचो बीता बेटी कि मैं भी तुम्हारी मौसी की तरह अंधा हो गया हूँ। मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं। तुम एक बार संकेत भर कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। मौसा जी, आप तो गलत सलत पता नहीं क्या सोच लेते हैं। मैंने बेसुरी खिलखिलाहट के साथ कहा और बाहर भाग गई। पूजा घर के बाहर खड़ी होकर पहले अपनी उफनती सासों को सामान्य किया, फिर धीरे धीरे माँ के कमरे की ओर चल पड़ी।